प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे नवीन लोक प्रशासन, जिसके अंतर्गत हम नवीन लोक प्रशासन का उद्भव, इसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि और लक्ष्य, अर्थात आज का जो हमारा लेक्चर है इतना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में और सामान्य परीक्षाओं में राजनीति विज्ञान से संबंधित नवीन लोक प्रशासन के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा ही जाता है। तो मैं नवीन लोक प्रशासन पर सच्चाई ये है कि 3 लेक्चर अपलोड करूंगा, एक भी बात शेष नहीं रह पाएगी। आज हम केवल नवीन लोक प्रशासन का उद्भव, इसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि और नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य, ये 3 बातें ले रहे हैं। इन तीनों बातों को मैं बेहतर तरीके से समझाऊंगा। तो प्रणव से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूँ, उसकी जानकारी, सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और जो प्राणों से प्यारे विद्यार्थी हमें गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ सपोर्ट करना चाहें, वो हमारे YouTube चैनल में जो थैंक्स का बटन है उसको दबाकर कर सकते हैं। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नवीन लोक प्रशासन, इसका उद्भव, दार्शनिक पृष्ठभूमि और लक्ष्य, 3 बातें ले रहे हैं। सबसे पहले आप इसको समझिएगा प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों। 1960 में इसका उद्भव होता है। 1960 से पहले जो लोक प्रशासन था उसे परंपरागत लोक प्रशासन कहा जाता था। परंपरागत लोक प्रशासन, परंपरागत लोक प्रशासन के अंतर्गत जो मूल बल दिया जा रहा था या उसका जो उद्देश्य था वो क्या था? यथास्थिति, नोट करें आप, यथास्थिति, वर्तमान स्वरूप जो है उसको बनाए रखें, वर्तमान स्थिति जो है उसको बनाए रखें। यथास्थिति, क्या बोल रहा हूँ मैं? यथास्थिति, कुशलता और मितव्ययिता। कुशलता मतलब कार्य कुशलता पूर्वक हो, मितव्ययिता का मतलब ये कि भी कम खर्चे से कार्य हो जाए, और यथास्थिति का मतलब ये कि वर्तमान जो स्थिति है उस स्थिति को बनाए रखें। जैसे मान लीजिएगा जो लोक सेवक हैं वो लोक सेवक वर्तमान स्थिति को बनाए रखें। अपने आप को स्वामी समझ रहे थे वो, तो स्वामी समझते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। जनता का शोषण हो रहा है तो उसकी तरफ भी ज़्यादा ध्यान नहीं है। भ्रष्टाचार हो रहा है, रिश्वतखोरी हो रही है, लाल फीतासारी हो रही है, अफसरशाही की प्रवृत्ति मौजूद है। तो ये सारी बातें ऐसी थी कि इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इसलिए आप ये ध्यान रखेंगे कि परंपरागत लोक प्रशासन के अंतर्गत वास्तव में मुख्य रूप से जो बल दिया जा रहा था वह कुशलता और मितव्ययिता और यथास्थिति पर बल दिया जा रहा था। अब हुआ क्या कि 1960 के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका के समाज के अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक रूप में अनेकों संकट और अनेकों चुनौतियां आई, नई नई समस्याएं उभर कर सामने आई। इन समस्याओं का समाधान परंपरागत लोक प्रशासन के माध्यम से नहीं हो पा रहा था। ऐसी स्थिति में नवयुवक बुद्धिजीवियों ने नए विचार देना प्रारंभ किया, नया नारा लगाया, नया आंदोलन चलाना शुरू किया। उसे ही नवीन लोक प्रशासन की संज्ञा दी गई। और यहाँ इनका जो मूल लक्ष्य था, मतलब नवीन लोक प्रशासन का जो मूल बल था, भाई जैसे परंपरागत लोक प्रशासन का बल किसके ऊपर था? कुशलता, मितव्ययिता और यथास्थिति पर। 3 बातें होगी ना। ठीक उसी प्रकार से नवीन लोक प्रशासन का जो मंतव्य है, जो लक्ष्य है, जो गंतव्य है, जो बल है, वो किस पर है? मैंने आपके सामने नोट कर रखा है। प्रासंगिकता मतलब सार्थकता, मतलब कोई भी
शोध की जाए, कोई भी कार्य किया जाए तो उसकी प्रासंगिकता होनी चाहिए। मतलब समाज के अंतर्गत, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के समाज के अंतर्गत जो सामाजिक और आर्थिक संकट छाए हुए थे, तो उन संकटों को दूर करने के संदर्भ में शोध होनी चाहिए। मुख्य फोकस ये होना चाहिए कि कोई भी नीति बनाई जाए, कोई भी निर्णय लिया जाए तो उन सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को दूर करने के संदर्भ में होना चाहिए। मतलब यहाँ प्रासंगिकता होनी चाहिए, सार्थकता होनी चाहिए, किसकी? शोध की, रिसर्च की, खोज की। तो नवीन लोक प्रशासन का जो मंतव्य, गंतव्य, लक्ष्य है वो क्या है? प्रासंगिकता, समता। मतलब इन्होंने सामाजिक समानता के ऊपर विशेष बल दिया, जबकि परंपरागत लोक प्रशासन के अंतर्गत वास्तविक रूप में असमानता मौजूद थी, शोषण भी हो रहा था, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा था। और इसी के साथ में सक्रियतावाद के ऊपर यहाँ बल दिया गया और इसी के साथ में सामाजिक परिवर्तन के ऊपर भी बल दिया गया। मतलब यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि परंपरागत लोक प्रशासन का जो मूल बल है वो किस पर है? तुलना जरूर करेंगे यहाँ, तभी इसको समझ पाएंगे। किस पर है? कुशलता, मितव्ययिता, कम खर्चा, मितव्ययिता और यथास्थिति, इन तीन बातों के ऊपर था। अब यहाँ वास्तव में 1960 के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका के समाज में सामाजिक और आर्थिक रूप में अनेकों चुनौतियाँ, अनेकों संकट सामने आ गई। अब ऐसी स्थिति में नवयुवक बुद्धिजीवियों ने नए विचार दिए, नया नारा दिया, नया आंदोलन चलाया, जिसका नाम रखा नवीन लोक प्रशासन। और इसमें जो लक्ष्य रखा गया, इसमें जो मुख्य बल दिया गया, जो तत्व सामने रखे गए, जो लक्ष्य सामने रखे गए, वो क्या रखे गए? प्रासंगिकता, सामाजिक समता, सक्रियतावाद और परिवर्तन। यही नवीन लोक प्रशासन है, यही नवीन लोक प्रशासन का नारा है, यही नवीन लोक प्रशासन का विचार है। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपके लिए ये डायग्राम बनाया है, डायग्राम के माध्यम से सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। मैंने पृष्ठभूमि के रूप में आपको सारी बातें समझा दी हैं। अब इन नवीन लोक प्रशासन के ऊपर किसी भी रूप में कोई प्रश्न पूछा जाए तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, गलती नहीं होनी चाहिए। और मैं नवीन लोक प्रशासन के संदर्भ में एक ही बात शेष नहीं छोड़ूंगा। मैंने आपको पहले कह दिया, चाहे इसके ऊपर मुझे 3 वीडियो अपलोड करनी पड़े, मैं 3 वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन सारी बातें समझाऊंगा। परंतु ये ध्यान रखना है, मैं जो भी बात समझाता हूँ वो व्यवस्थित रूप में, क्रमबद्ध रूप में लिखता हूँ, क्रमबद्ध रूप में लूँगा, बीच में एक ही बात छोड़ूंगा नहीं। अगर उसके बावजूद भी आप एग्जाम में गलती करते हैं और आप लोक प्रशासन को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, या मैं राजनीति विज्ञान समझा रहा हूँ, चूँकि राजनीति विज्ञान का ही तो पार्ट है ये, तो वास्तविक रूप में मेरा मूल लक्ष्य ये है कि मैं मेरे विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान को गंभीरता से, गहराई से, उसके अंतः स्थल तक ले जाकर फिर राजनीति विज्ञान को समझाऊं। और उसके बावजूद आप नहीं समझते हैं तो फिर मेरी मेहनत बेकार है, मैं फिर निराश ज़रूर हो जाऊंगा। इसीलिए मैं आपको प्रारंभ में क्यों बोलता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ऐसा इसलिए कि ये मेरी एक एनर्जी है कि मेरे विद्यार्थी मुझे कितना समझ पा रहे हैं, तभी तो मुझे पता लगेगा, अन्यथा मुझे मालूम कैसे होगा कि आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। यस, और कमेंट अवश्य कीजिएगा, चाहे आप थैंक यू सर या सर हमारी समझ में आ रहा है, इतना सा मुझे थोड़ा ऊर्जावान ज़रूर बनाइएगा। क्योंकि मेरा लक्ष्य ये है कि मैं राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के लिए मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध कराऊंगा। फिर चाहे वह स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर या किसी प्रतियोगिता परीक्षा की बात क्यों ना हो, संपूर्ण पाठ्यक्रम में आपको समझाऊंगा। और चाहे कोई भी पेपर क्यों ना हो, चाहे BA का कोई भी पेपर हो, MA का कोई भी पेपर हो, सारे पेपर आपके सामने रख दूंगा मैं। तो ध्यान दें। अब सबसे पहले हम ध्यान दें, 3 पार्ट ले रहे हैं आज हम। उद्भव के कारण, मतलब नवीन लोक प्रशासन की उत्पत्ति के कारण, दार्शनिक पृष्ठभूमि और नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य, इसकी तरफ मैंने प्रारंभ में संकेत कर भी दिया है। तो ध्यान दें, सबसे पहले इधर नवीन लोक प्रशासन का जो मंतव्य है, लक्ष्य है, गंतव्य है, जिसके लिए
इसकी उत्पत्ति होती है वो क्या है? प्रासंगिकता, सामाजिक समता, सक्रियतावाद और परिवर्तन। मतलब जो परंपरागत लोक प्रशासन है उसके अंतर्गत जो मंतव्य था, जो मूल बल दिया जा रहा था वो कुशलता, मितव्ययिता और यथास्थिति पर दिया जा रहा था। तो इससे वास्तव में सामाजिक आर्थिक समस्याओं, संकटों, चुनौतियों को दूर नहीं किया जा रहा था। इसलिए नए विचार उभर कर सामने आते हैं। इसी को नवीन लोक प्रशासन की संज्ञा दी गई। तो इसके उद्भव के कारण क्या है आप नोट करें, क्रमबद्ध रूप में आ जाएं। बेटे नोट कीजिएगा, यह आंदोलन मतलब नवीन लोक प्रशासन, ये एक आंदोलन ही है, एक नारा है, एक विचार है। नवीन लोक प्रशासन, यह का मतलब नवीन लोक प्रशासन, यह है आंदोलन 1960 के दशक के उत्तरार्ध में शुरू हुआ। नोट करें, यह आंदोलन मतलब नवीन लोक प्रशासन, यह आंदोलन 1960 के दशक के उत्तरार्ध में शुरू हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि अमेरिकी समाज विघटन और टूट फूट की स्थिति से गुजर रहा था। अर्थात 1960 के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका में वास्तविक रूप में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में दुनिया भर की समस्याएं और संकट उभर कर सामने आ रहे थे और उन संकटों का समाधान परंपरागत लोक प्रशासन के माध्यम से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि परंपरागत लोक प्रशासन केवल कुशलता, मितव्ययिता और यथास्थिति पर बल दे रहा था। और इनके माध्यम से वास्तव में उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में जो सामाजिक और आर्थिक संकट छाए हुए थे, जो चुनौतियां, जो समस्याएं सामने मुंह बाएं खड़ी थी, उनका समाधान नहीं हो पा रहा था। इसलिए नवयुग बुद्धिजीवियों ने नए विचार दिए, नया आंदोलन दिया और ये नया आंदोलन, नया विचार ही नवीन लोक प्रशासन कहलाया। ध्यान दें, अब मैंने नोट किया परंपरावादी लोक प्रशासन इस संकट को समझने में असफल रहा। मैंने नोट कर दिया नहीं, परंपरावादी लोक प्रशासन इस संकट को समझने में असफल रहा, क्योंकि ये जो लोक प्रशासन था, परंपरागत लोक प्रशासन, ये केवल कुशलता, मितव्ययिता और यथास्थिति पर बल दे रहा था। इसलिए ये इन समस्याओं को समझने में क्या रहा? असफल रहा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हुआ? इन चुनौतियों मतलब 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में जो समस्याएं सामने मुंह बाएं खड़ी थी, जो चुनौतियां थी, जो संकट थे, कैसे आप अगर सामान्य रूप में कहना चाहें संक्षेप में तो आप ये कहेंगे कि उस समय वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका में जो सामाजिक आर्थिक संकट सामने आए हुए थे, उन सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का समाधान परंपरागत लोक प्रशासन नहीं कर पा रहा था। इसलिए वास्तविक रूप में इन जो ये सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां सामने खड़ी थी, इन समस्याओं को, इन चुनौतियों को दूर करने के लिए नए विचार, नया नारा दिया गया और यह नया नारा, नया विचार ही नवीन लोक प्रशासन कहलाया। अब ध्यान देंगे, इन चुनौतियों, कौन सी चुनौतियां थी वो? संयुक्त राज्य अमेरिका में उस समय गृह युद्ध की स्थिति थी। फिर मैंने लिखा सामाजिक आर्थिक संकट, जिसमें सब कुछ आ जाएगा। सामाजिक आर्थिक संकट मौजूद था, जिसमें गृह युद्ध भी आ जाएगा। सामाजिक विभेद का संकट था। आणविक शस्त्रों से उत्पन्न आतंक उस समय बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। वियतनाम में अघोषित युद्ध जो विश्व की नैतिक अंतरात्मा पर प्रहार कर रहा था। ध्यान देंगे, फिर से बोल रहा हूँ, इन चुनौतियाँ मतलब एक संकेत के लिए, बाकी दुनिया भर की चुनौतियाँ हैं भाई। मैं तो ये कहूँगा जैसे पर्यावरण प्रदूषण है, आतंकवाद है, जनसंख्या विस्फोट, ये सारी समस्याएं थी। तो यहाँ मैंने महत्वपूर्ण लिख दिया है इन चुनौतियाँ, मतलब उस समय जो समस्याएं थी 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या क्या था? गृह युद्ध, सामाजिक आर्थिक संकट जिसमें सब कुछ आ जाता है, सामाजिक विभेद, आणविक शस्त्रों से उत्पन्न आतंक और वियतनाम में अघोषित युद्ध, ये चुनौतियाँ थी जो विश्व की नैतिक अंतरात्मा पर प्रहार कर रहा था। मतलब ये सारी जो समस्याएं थी विश्व की नैतिक अंतरात्मा पर प्रहार कर रहे थे। अब क्या था? इन चुनौतियों का उत्तर, अब ये चुनौतियां हैं, अब इन चुनौतियों को दूर कैसे करें? चूंकि परंपरागत लोक प्रशासन के माध्यम से दूर किया नहीं जा रहा था भाई, वो तो केवल कुशलता, मितव्ययिता और यथास्थिति पर ही तो बल दे रहा था। तो इन चुनौतियों को परंपरागत लोक प्रशासन के माध्यम से दूर नहीं किया जा रहा था। फिर क्या किया जाए? फिर मैंने लिखा है इन चुनौतियों का उत्तर नए विचारों,
और नया नारों में ढूंढना आवश्यक हो गया। मतलब अब ये जरूरी हो गया कि कोई नए विचार दिए जाए, कोई नया नारा लगाया जाए, जिससे कि जो ये समस्याएं हैं, जो ये सामाजिक आर्थिक संकट चुनौतियां हैं, इनका सामना किया जा सके, इनको दूर किया जा सके, इनको दूर करने के लिए कोई समाधान दिया जा सके, कोई सुझाव दिया जा सके। तो सुझाव देना होगा, समाधान देना होगा, तो इसके लिए शोध करनी होगी। तो शोध जो की जाए, खोज जो की जाए, रिसर्च जो की जाए, वो रिसर्च प्रासंगिक होनी चाहिए। मतलब वह रिसर्च सामाजिक आर्थिक समस्याओं के संदर्भ में सार्थक होनी चाहिए। उस शोध का, उस अनुसंधान का कोई फायदा नहीं है जिससे सामाजिक और आर्थिक समस्याएं दूर नहीं की जा सके। इसलिए इन्होंने बल दिया कि जो शोध की जाए, जो अनुसंधान किया जाए, जो खोज की जाए, जो रिसर्च की जाए, वह रिसर्च सामाजिक समस्याओं को, आर्थिक समस्याओं को दूर करने के संदर्भ में सार्थक होनी चाहिए, उससे फायदा होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, समस्याएं दूर होनी चाहिए। अगर समस्याएं दूर हो रही है तो शोध की जाए, समस्याएं दूर नहीं हो पा रही उससे, तो ऐसी शोध की कोई सार्थकता नहीं है। इसलिए इन्होंने वास्तविक रूप में शोध की सार्थकता के ऊपर बल दिया। किसने? नवीन लोक प्रशासन ने। बहुत महत्वपूर्ण बात है, किसी भी रूप में यूपीएससी यूजीसी नेट में प्रश्न पूछा जा सकता है, कॉलेज स्कूल लेक्चरर में, ध्यान देंगे। आवश्यक हो गया ऐसा ही नया नारा, नया आंदोलन नवीन लोक प्रशासन के नाम से चल पड़ा। किस नाम से चल पड़ा? नवीन लोक प्रशासन के नाम से चल पड़ा। इसी को नवीन लोक प्रशासन की संज्ञा दी गई। क्लियर हो गया ये? आप एक बात और नोट करेंगे यहाँ, 1960-70 में, अर्थात 1960-70 के दशक में यह परवान पर था। मतलब जो ये आंदोलन था नवीन लोक प्रशासन का, ये अपने परवान पर था। वास्तविक रूप में ये श्रेष्ठ स्तर पर पहुंच गया था, उच्च स्तर पर पहुंच गया था, पर आज अपनी चमक प्रभाव खो चुका है। अब ध्यान दें, एक बार फिर बोल रहा हूं मैं, 1960-70 के दशक में ये अपने परवान पर था, मतलब श्रेष्ठ स्तर पर था, उच्च रूप में, या इस आंदोलन ने एक प्रकार से अपना पूरा प्रभाव जमा दिया था 1960-70 के दशक में। परंतु आज वर्तमान समय में पर आज, मैंने लिखा यहाँ पर है, मतलब परंतु, लेकिन पर आज अपनी ये चमक प्रभाव खो चुका है। अर्थात वास्तविक रूप में आज यह आंदोलन, यह विचार अपनी चमक खो चुका है, आंखों से ओझल हो चुका है। ये बात भी आपको नोट करनी है। अंत में एक बात होगी, उद्भव के कारण, क्यों इसकी उत्पत्ति हुई है। दूसरा है इसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि क्या है। किसकी? नवीन लोक प्रशासन की दार्शनिक पृष्ठभूमि। नवयुवक विद्वानों का आंदोलन है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, जैसे मैंने इधर संकेत भी कर दिया था, क्या है ये? नवयुवक विद्वानों का आंदोलन है। क्योंकि ये जो परंपरागत लोक प्रशासन में भाई कुशलता, मितव्ययिता और यथास्थिति पर बल दिया जा रहा था, तो उससे क्या था, सामाजिक आर्थिक समस्याओं को संयुक्त राज्य अमेरिका में 1960 के दशक में दूर नहीं किया जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में नवयुवक विद्वानों ने नया विचार दिया, और जो नया विचार दिया, नया आंदोलन चलाया, वही नवीन लोक प्रशासन कहलाया। तो ध्यान देंगे, प्रमुख समर्थक इसका था एच जॉर्ज फ्रेडरिक्सन। इन्होंने अपनी पुस्तक न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ध्यान देंगे, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नवीन लोक प्रशासन, क्या? नवीन लोक प्रशासन के अंतर्गत इन बातों की चर्चा की। और इस शब्दबंध का प्रयोग नई दार्शनिक दृष्टि का बोध कराने के लिए किया गया। मतलब इस शब्दबंध का मतलब क्या है? नवीन लोक प्रशासन। इस शब्दबंध का मतलब नवीन लोक प्रशासन। इस शब्दबंध का प्रयोग किसने? नवयुवकों ने नई दार्शनिक दृष्टि का बोध कराने के लिए किया। और वो नई दार्शनिक दृष्टि का बोध कराने के लिए, मतलब वो दृष्टि कौन सी है? यही है, प्रासंगिकता, समता, सक्रियतावाद, परिवर्तन। इसके लिए इन्होंने इसका प्रयोग किया, इस शब्दबंध का मतलब नवीन लोक प्रशासन का। फिर मैंने आगे लिखा है, लोक प्रशासन के रूढ़िवादी सूत्र थे, मतलब परंपरागत लोक प्रशासन के जो सूत्र था वो था कुशलता और मितव्ययिता। मुख्यतः ये है, एग्जाम पूछा जाए तो ये ध्यान रखेंगे, कुशलता और मितव्ययिता। किसका है ये? लोक प्रशासन के रूढ़िवादी सूत्र थे ये, या परंपरागत लोक प्रशासन का मूल जो सूत्र तत्व था, जो बल था, किस पर था? कुशलता और मितव्ययिता पर। इसमें आप चाहें तो यथास्थिति को और जोड़ सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में फिर आगे मैंने यहाँ आप दोनों की तुलना भी कर सकते हैं।
कि ये तो परंपरागत लोक प्रशासन होगा एक प्रकार से, ये नवीन लोक प्रशासन। आगे है, नवीन लोक प्रशासन का जोर था शोध की प्रासंगिकता पर है। अब ध्यान देंगे, बिल्कुल निचोड़ हो गई ये बात। नवीन लोक प्रशासन का जोर शोध की प्रासंगिकता पर है, मतलब जो नवीन लोक प्रशासन है इसका जो मुख्य बल है वो इस बात के ऊपर है कि समाज में, उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत दिए गए थे, तो इसी संदर्भ में लेंगे कि समाज के अंतर्गत जो सामाजिक आर्थिक समस्याएं, चुनौतियां, संकट हैं, उन समस्याओं, उन संकटों, उन चुनौतियों को दूर करने के लिए अनुसंधान, शोध की जानी चाहिए, जिससे कि वो समस्याएं दूर की जा सकें। केवल यथास्थिति को बचाए रखने पर बल नहीं होना चाहिए, बल्कि जो सामाजिक आर्थिक समस्याएं हमारे सामने हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए रिसर्च, अनुसंधान, शोध, खोज की जानी चाहिए। इसलिए इनका जो मुख्य जोर था वो था शोध की प्रासंगिकता। शोध का मतलब क्या होता है? रिसर्च, अनुसंधान, खोज करना। शोध की प्रासंगिकता मतलब जो शोध की जाए, जो अनुसंधान किया जाए, जो खोज की जाए, वो इन समस्याओं को दूर करने के संदर्भ में होनी चाहिए। अगर इन समस्याओं को दूर करने के संदर्भ में वो है शोध, अनुसंधान, रिसर्च, तो वही प्रासंगिकता कहलाएगी। मतलब उस शोध का फायदा है, उस शोध का लाभ है, उस अनुसंधान से समस्याएं दूर हो पा रही हैं, उस अनुसंधान से समस्याओं को दूर करने के लिए सुझाव दिए जा रहे हैं, तो फिर उस शोध की क्या है? सार्थकता है, प्रासंगिकता है। जैसा नहीं है हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो राजनीति विज्ञान को क्रमबद्ध रूप में जब 3 भागों में बांटा जाता है, परंपरागत राजनीति विज्ञान, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, और उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत नारा दिया जाता है कर्म और प्रासंगिकता। तो वही बात आ रही है यहाँ पर। वहाँ जो नारा दिया गया उत्तर व्यवहारवादियों के द्वारा कर्म और प्रासंगिकता, तो इसका मतलब क्या होता है? कर्म का मतलब ये है कि भाई आप वास्तविक रूप में तथ्य तो इकट्ठा कीजिएगा, मतलब शोध तो कीजिएगा, आप वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग तो आप कीजिएगा, कर्म तो कीजिएगा, लेकिन उस शोध की प्रासंगिकता होनी चाहिए। इसलिए उन नारा क्या लगाया था? कर्म और प्रासंगिकता। कर्म और प्रासंगिकता मतलब जो शोध की जाए वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं को दूर करने के संदर्भ में होनी चाहिए। जैसे उत्तर व्यवहारवादियों ने कहा कि वास्तविक रूप में दुनिया के अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण, आतंकवाद फैल रहा है, इसकी तरफ व्यवहारवादी ध्यान ही नहीं दे रहे, तो इसलिए व्यवहारवादी उत्तर व्यवहारवादी बन जाते हैं। और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तथ्यों का प्रयोग तो करेंगे, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग तो करेंगे, तथ्य तो एकत्रित करेंगे, लेकिन जो शोध की जाएगी ना, वो शोध पर्यावरण प्रदूषण, आतंकवाद जैसी समस्याओं के संदर्भ में होगी। उन समस्याओं को दूर करने के लिए शोध की जाएगी। तो यही बात यहां आ रही है कि शोध की प्रासंगिकता पर जोर है इसका, किसका? नवीन लोक प्रशासन का। तो इसका मतलब यहां ये समस्या सामने है, ये समस्याएं सामने, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए शोध की जाए, अनुसंधान किया जाए, रिसर्च किया जाए, यही क्या कहलाता है? शोध की प्रासंगिकता। मान लीजिएगा आपसे एग्जाम पूछ लिया जाए कि नवीन लोक प्रशासन के अंतर्गत मुख्यतः किसके ऊपर जोर था? विकल्प दे दिया जाए, शोध की प्रासंगिकता, कुशलता, मितव्ययिता, 2 विकल्प और दे दे, तो आपका आंसर क्या होगा? शोध की प्रासंगिकता। ठीक है, मुख्य है ये केंद्र बिंदु है इसका। अगली बात, मूल्यों की आधारशिला पर ही ज्ञान की इमारत खड़ी की जा सकती है। ये इसका निचोड़ है नवीन लोक प्रशासन का। मतलब नवीन लोक प्रशासन वास्तविक रूप में ये कहना चाह रहा है कि जो शोध की जाए वह वास्तविक रूप में समाज के जो उच्च मूल्य हैं उन उच्च मूल्यों की रक्षा करने के संदर्भ में होनी चाहिए, और जो सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए सुझाव दिए जाने चाहिए। इस संदर्भ में शोध की जानी चाहिए। इसलिए मूल्यों की आधारशिला पर ही ज्ञान की इमारत खड़ी की जा सकती है। अर्थात मान लीजिएगा हम ये कहें 2 मूल्य हो गए भाई, एक तरफ न्याय और अन्याय। तो परंपरागत लोक प्रशासन की बात आए तो वो तो यथास्थितिवादी है। अब न्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर अर्थात नवीन लोक प्रशासन न्याय और अन्याय में से न्याय का साथ देगा। क्यों? क्योंकि समाज का सर्वोच्च मूल्य न्याय है, अन्याय है? न्याय है। इसलिए ये न्याय के ऊपर बल देगा। इसलिए इसका कहना है कि जो शोध की जाए उसकी प्रासंगिकता होनी चाहिए। मतलब कहीं पर भी अन्याय हो रहा है तो उसे दूर करने का प्रयास किया जाए, और न्याय हो, न्याय जैसे सर्वोच्च मूल्य का साथ देना चाहिए। इस नवीन लोक प्रशासन का कहना यह है। समाज में कहीं पर भी शोषण हो रहा हो तो उस शोषण को दूर करने के संदर्भ में शोध की जानी चाहिए, अनुसंधान किया जाना चाहिए, जिससे कि वैसी ही नीति बनाई जा सके। ठीक है। इसके बाद में तीसरा पार्ट है नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य क्या हैं। अब लक्ष्य के अंतर्गत तो सारी बातें इधर मैंने फर्स्ट में बता दी हैं।
4 लक्ष्य, प्रासंगिकता, समता, सक्रियतावाद और परिवर्तन। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ नंबर 1 प्रासंगिकता। नवीन लोक प्रशासन का जो पहला लक्ष्य है वह है प्रासंगिकता। प्रासंगिकता का मैंने बहुत लंबा चौड़ा अर्थ यहाँ बता दिया था, शोध की प्रासंगिकता में आ जाएगा ये। प्रासंगिकता का मतलब यहाँ एक विद्वान ने कहा भी है, वाल्डो का कहना है कि वास्तविक रूप में नवीन लोक प्रशासन का जो मूल लक्ष्य है वो है शोध की प्रासंगिकता। अर्थात वास्तविक रूप में यहाँ पर जो शोध की जाए वह शोध सामाजिक आर्थिक समस्याओं को दूर करने के संदर्भ में होनी चाहिए। उस समय अर्थात 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत जो ये नई चुनौतियाँ थी सारी मैंने नोट कर दी हैं, इन चुनौतियों को दूर करने के संदर्भ में शोध की जानी चाहिए। अर्थात इन समस्याओं के दूर करने के संदर्भ में ही जो शोध की जा रही है तो वह शोध प्रासंगिक होगी, अन्यथा उस शोध की कोई प्रासंगिकता नहीं होगी, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए पहला लक्ष्य है प्रासंगिकता, मतलब वास्तविक रूप में जो शोध की जाए, जो अनुसंधान किया जाए वह सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समस्याओं को दूर करने के संदर्भ में होनी चाहिए। इसलिए पहला लक्ष्य प्रासंगिकता, मतलब समाज के सर्वोच्च मूल्यों को बचाने की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। समाज के सर्वोच्च मूल्यों का पतन नहीं होना चाहिए, ये वाल्डो ने कहा है। मैंने यहाँ पर ये बिंदु का निशान का मतलब ये है, मैंने पहले बता दिया कि वाल्डो का कहना है कि वास्तविक रूप में नवीन लोक प्रशासन के अंतर्गत जो नए विचार दिए गए थे वो ये दिए गए थे कि जो सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में संकट या समस्याएं उनके संदर्भ में ही शोध होनी चाहिए, वाल्डो कहते हैं बात। दूसरा है मूल्य, वैल्यू, मूल्य। इसका मतलब क्या है कि मूल्यों के प्रति तटस्थ लोक प्रशासन असंभव है। अब ध्यान दीजिएगा, परंपरागत लोक प्रशासन वास्तविक रूप में मूल्यों के प्रति तटस्थ है। मैंने आपको पहले कह दिया था जैसे न्याय और अन्याय है, तो परंपरागत लोक प्रशासन तो न्याय और अन्याय इन दोनों को एक प्रकार से बराबर मानता है, जबकि ये गलत बात है। न्याय और अन्याय में सर्वोच्च कौन होगा? न्याय होगा। तो हमें किसका साथ देना चाहिए? न्याय का साथ देना चाहिए। इसलिए नवीन लोक प्रशासन का कहना है कि मूल्यों के प्रति तटस्थ लोक प्रशासन असंभव है, मतलब वास्तविक रूप में मूल्यों के प्रति तटस्थ नहीं रहा जा सकता। जो सर्वोच्च मूल्य उसका साथ देना पड़ेगा। न्याय और अन्याय में, समानता और असमानता में किसका साथ देंगे हम? स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में किसका साथ देंगे हम? किसका साथ देंगे? न्याय और अन्याय में न्याय का, समानता और असमानता में किसका देंगे हम? समानता का। देंगे कि नहीं देंगे? तो कहने का मेरा मूल भावार्थ ये है कि समाज के जो सर्वोच्च मूल्य हैं उसका साथ तो लोक प्रशासन को देना चाहिए। इसलिए मूल्यों के प्रति तटस्थ लोक प्रशासन असंभव है, मूल्यों का साथ देना पड़ेगा। तो नवीन लोक प्रशासन ने समाज के जो उच्च मूल्य है जैसे न्याय है, समानता है, इनके ऊपर बल दिया है। ठीक है। फिर यहाँ मैंने नीचे लिखा भी है, मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन 1968 के अंतर्गत मुख्यतः इस बात के ऊपर बल दिया गया था कि मूल्यों के प्रति तटस्थ लोक प्रशासन असंभव है। तो यहाँ पर ये प्रश्न एग्जाम पूछा जा सकता है। बाकी अगले लेक्चर में मैं मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन को व्यापक रूप में समझाऊंगा। तीसरा जो लक्ष्य है नवीन लोक प्रशासन का वह है सामाजिक समता, सामाजिक समानता, सामाजिक समता। इसका मतलब यह है कि नवीन लोक प्रशासन का कहना यह है कि भाई परंपरागत लोक प्रशासन के अंतर्गत तो वास्तविक रूप में जो वर्ग होते थे वो विशेषाधिकार प्राप्त होते थे। कुछ वर्ग ऐसे होते थे, कुछ कुल के लोग ऐसे होते थे जो कि वास्तविक रूप में विशेषाधिकार प्राप्त होते थे और उनके विशेषाधिकार में किसी भी रूप में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। परंतु नवीन लोक प्रशासन क्या कह रहा है? विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का अंत कर सामाजिक समानता स्थापित की जाए। नवीन लोक प्रशासन क्या कह रहा है? विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का अंत कर सामाजिक समानता स्थापित की जाए, जबकि परंपरागत लोक प्रशासन इसके ऊपर बल नहीं दे रहा है। जबकि नवीन लोक प्रशासन कोई भी ऐसा समाज में वर्ग नहीं होना चाहिए जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है, सभी को सामाजिक रूप में समान कर दिया जाना चाहिए। ऐसी नीति, ऐसे निर्णय लिए जाने चाहिए। ठीक है। फिर मैंने यहाँ लिख भी दिया है परंपरागत लोक प्रशासन, ध्यान देंगे इधर,
पै मतलब परंपरागत, लो मतलब लोक, परंपरागत लोक प्रशासन, फिर से बोलो परंपरागत लोक प्रशासन यथास्थितिवादी स्वरूप का था। मतलब जो परंपरागत लोक प्रशासन था वो यथास्थितिवादी स्वरूप का समर्थक था। उसकी स्थिति क्या थी? यथास्थिति को बनाए रखना था बस। जबकि जो नवीन लोक प्रशासन है वो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का अंत करना चाहता है। मतलब यथास्थिति को बनाकर राजी नहीं है ये कि यथास्थिति बनी रहे, भाई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है उनके पास विशेषाधिकार बचे रहे। नहीं नहीं नहीं, इसका कहना है विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का तो अंत कर दिया जाए और सामाजिक समानता स्थापित कर दी जाए, ये तो नवीन लोक प्रशासन कहता है। जबकि परंपरागत लोक प्रशासन यथास्थिति को बनाए रखना चाहता है। जैसे समाज के अंतर्गत जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है तो उनको बनाए रखने की बात करता है, ये उनके साथ छेड़खानी की ये बात नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद में चौथा है परिवर्तन। परिवर्तन नोट कीजिएगा, परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन। वास्तविक रूप में नवीन लोक प्रशासन समाज के अंतर्गत असमानता को दूर करना चाहता है, अन्याय को दूर करना चाहता है, जो शोषण हो रहा है उस शोषण को दूर करना चाहता है। और इसलिए नवीन लोक प्रशासन समतायुक्त एवं शोषण विहीन नए समाज की स्थापना करता है। निचोड़ रूप में मैंने सब कुछ बता दिया, गागर में सागर भर दिया है। क्या परिवर्तन का मतलब यह है कि नवीन लोक प्रशासन समतायुक्त, किसी भी रूप में समाज में असमानता नहीं हो बल्कि सामाजिक समानता हो। जैसे ऊपर मैंने संकेत कर दिया है, कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होना चाहिए, सभी को सामाजिक रूप में समान बना दिया जाना चाहिए। तो समतायुक्त एवं शोषण विहीन, समाज में किसी भी रूप में किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ग शोषण नहीं करेगा। तो इसलिए समतायुक्त एवं शोषण विहीन नए समाज की स्थापना करता है। ये कौन? नवीन लोक प्रशासन का लक्ष्य है ये। क्या? समतायुक्त एवं शोषण विहीन नए समाज की स्थापना करना। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है, समतायुक्त एवं शोषण विहीन नए समाज की स्थापना करना निम्न में से किसका लक्ष्य है? एक विकल्प मिल जाएगा, नवीन लोक प्रशासन। आपका आंसर क्या हो जाएगा? नवीन लोक प्रशासन। यस, ओके। फिर मैंने यहाँ निष्कर्ष रूप में लिखा है, इसमें सब बातें सम्मिलित हो जाती हैं। निष्कर्ष रूप में नोट कीजिएगा, यह मतलब नवीन लोक प्रशासन। ठीक है, यह है मतलब नवीन लोक प्रशासन। नवीन लोक प्रशासन आचार शास्त्र, मूल्यों, परिवर्तन तथा सामाजिक समानता पर बल देता है। ये इसका निष्कर्ष होगा, निचोड़ होगा। अर्थात नवीन लोक प्रशासन के अंतर्गत जो नया नारा दिया गया है, जो नए विचार दिए गए हैं, जो नया आंदोलन चलाया गया है, किस बात को लेकर चलाया गया है? आचार शास्त्र, मूल्यों, परिवर्तन तथा सामाजिक समानता के लिए। इसलिए मैंने यहाँ नोट किया है, यह मतलब नवीन लोक प्रशासन आचार शास्त्र, मूल्यों, परिवर्तन तथा सामाजिक समानता पर बल देता है। अब मूल्यों की बात मैंने आपको समझाई दी है, शोध की प्रासंगिकता। वैसे अब यहाँ पूछ सकते हैं आप कि सर हम तो मूल्यों से नहीं समझे, मूल्य किसे कहते हैं? व्यक्तियों की जो आकांक्षाएं होती हैं, व्यक्तियों की जो आकांक्षाएं होती हैं उन्हें ही मूल्य कहा जाता है। जैसे व्यक्ति की क्या आकांक्षा है? वो न्याय चाहता है या अन्याय चाहता है? न्याय। व्यक्ति क्या आकांक्षा है? समानता की है, समानता, समानता। तो किसका साथ देना चाहिए हमें? किसका साथ देना चाहिए प्रशासन को? न्याय का, समानता का। तो व्यक्ति की जो आकांक्षाएं होती, जो इच्छाएं होती हैं, एक प्रकार से वही मूल्य कहलाता है, वही मूल्य कहलाता है, वही वैल्यू कहलाता है। इसको प्राइस नहीं कहेंगे, वैल्यू कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका नवीन लोक प्रशासन का उद्भव, इसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि और नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य। आज के लेक्चर में मैंने आपको 3 बातें समझाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये 3 बातें ठीक से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।